भाई बहुत सारे बच्चे मुझसे ये पूछ रहे थे कि सर सीए तो मैं बन जाऊंगा, पर सीए बनने के बाद मैं जॉब कौन सी करूंगा। तो देखो भाई, अगर आप कभी किसी से पूछोगे कि सीए बनने के बाद करना क्या है, तो मैक्सिमम लोग कहेंगे कि अपनी फर्म चला सकते हो, बिजनेस कर सकते हो, इन्फ्लुएंसर बन सकते हो किसी नीच को पकड़कर, चाहे फिर वो टैक्स हो, फाइनेंस हो, मैनेजमेंट हो। आजकल आपने देखा होगा बहुत सारे सीएस अपने इन्फ्लुएंसर चैनल चला रहे हैं और बहुत अच्छा भी कमा रहे हैं। पर इस वीडियो के अंदर हम बिजनेस की बात नहीं करने वाले, इन्फ्लुएंसर्स की बात नहीं करने वाले, हम एक फिक्स जॉब की बात करने वाले हैं, जिसमें भी टॉप 5 जॉब के बारे में आज हम बात करेंगे और उन जॉब्स पर कौन से रेप्यूटेड पर्सन बैठे हुए हैं उनकी भी बात करने वाले हैं। और उसके अलावा कुछ और भी जॉब्स है जो मैं इसके अंदर आपको बताने वाला हूं, पर मेजरली हमारा पॉइंट इस वीडियो में रहने वाला है टॉप 5 हाईएस्ट पेइंग जॉब इन द इंडिया इन सीए इन 2025। तो चलिए वीडियो को करते हैं शुरू और एक एक करके जरा समझते हैं। तो देखो भाई, सबसे पहली पॉपुलर जॉब जो है ना, वो है चीफ फाइनेंशियल ऑफिसर। एक बात अपने दिमाग में बैठा लो, पैसा पैसा संभालने में ही है। देखो, अगर आप किसी के पैसे को अच्छे से मैनेज कर सकते हो ना, तो आपको वो ऑब्वियस सी बात एक बढ़िया सैलरी ऑफर करेगा। अभी यहां पर हम अंबानी जी की भी बात करेंगे, इन्फोसिस कंपनी की भी बात करेंगे और स्टैंडर्ड चार्टर्ड बैंक, मतलब कई सारी जगहों पर जहां पर फाइनेंस की बात आती है ना, सैलरी भी वहीं पर ज्यादा मिलती है, क्योंकि फाइनेंस एक बहुत इंपॉर्टेंट और क्रूशियल पॉइंट होता है किसी भी कंपनी के लिए। तो अगर हम बात करें यहां पर सबसे पहले अगर हम बात करें तो चीफ फाइनेंशियल ऑफिसर, ये सबसे हाईएस्ट पेइंग जॉब होती है इंडिया के अंदर आफ्टर सीए, ठीक है, जिसके अंदर अगर हम बात करें तो जो सैलरीज होती है वो 40 से 80 लाख के पैकेज पे रखती है, ठीक है ना। लेकिन सिर्फ इतना ही नहीं, बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो 1 करोड़ रुपीस पर मंथ भी कमा रहे हैं, ठीक है, और कुछ है जो 1 करोड़ पर ईयर भी कमा रहे हैं। तो सर इसका मतलब ये तो बहुत बढ़िया है भाई। देखो, लोग क्या करते हैं, सिर्फ सीए नहीं करते, उसके साथ एमबीए वगैरह भी कर लेते हैं, ठीक है, डिप्लोमास भी कर लेते हैं। तो उससे ना उनकी जो नॉलेज होती है वो एनहांस होती है और उनकी जो क्रेडिबिलिटी होती है वो बढ़ती है। तो ये कहीं ना कहीं ये वाली जो जॉब है बहुत रिस्पेक्टेड जॉब होती है किसी भी कंपनी में। अब इसमें होता क्या है, जैसा कि मैंने आपको कहा, फाइनेंस को मैनेज करना होता है, कंपनी की जो हेल्थ है उसको, ऑब्वियस सी बात है, डॉक्टर है ना, आपके हार्ट बीट को चेक करता है, तो कंपनी क्या करती है, अपने फाइनेंस को चेक करवाती है, क्योंकि वो कंपनी के लिए हार्ट बीट होती है, क्योंकि चलती ही कंपनी पैसों से है। आगे इन्वेस्टमेंट्स को देखना, इन्वेस्टमेंट के साथ साथ जो इन्वेस्टमेंट हो रही है उसमें क्या रिस्क है क्या नहीं है, फाइनेंशियल ऑफिसर डिसाइड करता है। अच्छा, ये कहां पर रिक्वायर्ड होता है, कौन सी कंपनियां, भाई ऑलमोस्ट हर कंपनी को ये चाहिए, पर कुछ बड़ी कंपनियों के नाम बताऊं तो रिलायंस ग्रुप, टाटा ग्रुप, इन्फोसिस, और भी बहुत सारे हैं, सिर्फ मैंने कुछ चुनिंदा यहां पर लिखे। अब अगर मैं आपको बताऊं जिनसे मैं ज्यादा, मतलब एक आप ये कह सकते हो कि सुना है मैंने उन्हें, तो भाई आपके मिस्टर आलोक अग्रवाल जी, जो कि सीएफओ है रिलायंस इंडस्ट्री के अंदर। अब एक बात मैं आपको बताता हूं, ध्यान से सुनना। लोग आइडल बनाते हैं एलविश यादव को, मैं किसी के ना अगेंस्ट नहीं जाना चाहता, आफ्टरऑल मेरे सीए वाले बच्चे ऐसे नहीं है कि वो इन लोगों को अपना आइडल बनाए। आप देखो, किसी को भी देखो, बट आइडल बनाने से पहले सोचो क्या आप सही डायरेक्शन में जा भी रहे हो। आफ्टरऑल मेरे को भी पता है 99% सीए का बच्चा सीरियस होता है, 11th-12th का बच्चा जो होता है वो थोड़ा सा चंचल होता है, वो मन अपना भटका लेता है इन चीजों में। तो भाई अगर आइडल बनाना है तो ऐसे लोगों को बनाओ, रिलायंस कंपनी के जो हमारे मोटा भाई है अंबानी जी, उनसे प्रेरित हो, ठीक है। मैं ये नहीं कह रहा कि आप बिल्कुल ही फॉलो कर लो, पर किसी भी इंसान की अच्छाइयों को सीखो। तो वही अगर हम बात करें आलोक अग्रवाल जी की, तो इन्होंने कंपनी को बहुत अच्छे से संभाला और सुनने में आया था इनकी सैलरी शायद 12 या 15 करोड़ रुपए पर ईयर के अराउंड एस्टिमेट की गई थी किसी न्यूज के हिसाब से। बाकी एक्चुअल डिस्क्लोज तो कभी होता नहीं है, ठीक है। चलिए अगली ऑफिसर की बात करते हैं, हम अगली जॉब की बात करते हैं। तो ये वाली जॉब आप लोगों ने बहुत ज्यादा सुनी होगी, इन्वेस्टमेंट बैंकर। अब ये होता क्या, इन पे बहुत पैसा होता होगा सर, बिल्कुल भाई, इन्वेस्टमेंट बैंकर है ये। इनकी जेब नहीं भरी होगी तो किसकी जेब भरी होगी, जरा देखो। इनकी सैलरी भी 30 से 70 लाख रुपए पर एनम होती है। डिफाइन, अब आपका एक्सपीरियंस कितना बढ़ गया, आप किस तरीके से कंपनी के फाइनेंस को मैनेज करके दिखा रहे हो, किस तरीके से कंपनी को रिटर्न दिलवा रहे हो, क्या किसी के पोर्टफोलियो पे आप क्या काम करके दिखा रहे हो कंपनी के, तो वो ये बात करते हैं। और सबसे बड़ी बात कि भाई जैसे कि कभी कंपनी को कैपिटल रेस करना है, ठीक है, उस कैपिटल को जब आप रेस करोगे, इन्वेस्टमेंट वगैरह रिगार्डिंग जब बात होगी, तो ये ऑब्वियस सी बात है इनका रोल बहुत आएगा। चीफ फाइनेंशियल ऑफिसर का भी आएगा, पर इनका भी कहीं ना कहीं उतना ही रोल आता है। और अगर आप बात करो कंपनी की, तो बहुत सारी कंपनी है, इसमें जो पॉपुलर कंपनी जिसकी एडवर्टीजमेंट भी आप देखते हो वो आईसीआईसीआई सिक्योरिटी है। और कुछ बच्चे जो इस समय स्टॉक मार्केट वगैरह की न्यूज इसको पढ़ते होंगे, सुनते होंगे, उनको पता होगा गोल्डमैन सैच्स करके भी एक कंपनी होती है, तो वो भी एक काफी अच्छा रोल इसके अंदर प्ले करती है। अब कुछ
इन्वेस्टमेंट बैंकर मैं आपको दिखाता हूं। अब मुझे भी पता है ये इन्वेस्टमेंट बैंकर नहीं है, लेकिन आप लोगों ने जरूर वाली सीरीज देखी होगी कोटा फैक्ट्री, ठीक है, उसके अंदर जीतू भैया होते हैं, जीतू भैया के दोस्त होते हैं, वो कॉल करते हैं ना इन्वेस्टमेंट के लिए, वो यही काम करते हैं, यही इन्वेस्टमेंट बैंकर होते हैं और ये यूएस के अंदर होते हैं। अब ये इस बिल्कुल भी मत समझना ये रियल है, सिर्फ मैंने आपको बताया ताकि आप कनेक्ट कर पाओ, हाँ यार ऐसा तो कुछ था, वो वाली बात है। उसके बाद अगर हम बात करें कि जो एक्चुअल में अभी रियल लाइफ की अगर हम बात करें जो इन्वेस्टमेंट बैंकर है वो कौन है, हमारे मिस्टर अमित मिमानी जी। अच्छा, ये जो सिंधी लोग होते हैं ना ये काफी ज्यादा, मतलब आप ऐसे कह सकते हो कि बढ़िया होते हैं, मतलब इनके खून में होता है बिजनेस, ठीक है। अब मेरे भी एक दोस्त है कुंदनानी, तो ये आनी आनी जो होते हैं ना सिंधी होते हैं। अंबानी जी हमारे गुजरात से हैं, वो एक अलग अलग एस्पेक्ट हो गया, अदानी जी भी। पर जो ANI आता है कई सिंधियों के लिए होता है, अगर कोई बच्चा सिंधी है तो कमेंट जरूर करके जाना भाई। चलो इसके बाद बात करते हैं ये क्या है, ये डायरेक्टर है, ठीक है, ऑब्वियस सी बात है, काम इनका इन्वेस्टमेंट बैंकर की ही तरह होता है। अब ये मर्जर और एक्विजिशन देखते हैं, जैसे कि अभी मैंने आपको बताया, अब कंपनी को मर्ज कर रहे हो, फाइनेंस देखना, इन्वेस्टमेंट ही हो रही है ना, एक्विजिशन कर रहे हो तो भी इन्वेस्टमेंट हो रही है, खरीदना सही है या नहीं है, ठीक है। उसके बाद अगर हम बात करें करते हैं किसमें काम है, तो स्टैंडर्ड चार्टर बैंक के अंदर काम करता है। अगर आप इमेज को भी देखोगे तो भी आपको समझ में आ जाएगा कि हम क्या बात कर रहे हैं, ठीक है जी। चलिए इसके बाद अगर हम बात करें तीसरा, देखो मैंने आपको कहा ना जब भी पैसे की बात आएगी तो जॉब भी उसी की बड़ी होगी, तो तीसरी जॉब है बच्चे फाइनेंशियल कंट्रोलर की, जिसमें अगर आप बात करोगे सैलरी 25 to 50 लाख के अराउंड आती है। हायरिंग कंपनीज जो आपकी होती है वो बिग फोर्स होती है, जिसका आजकल हर एक यूथ सपना सा देखने लगा है। मैं अगेंस्ट नहीं जाऊंगा, मैं सैलरी यहाँ पर ये बात नहीं करने वाला जॉब सही है या गलत, मैं सिर्फ बताने वाला हूँ। जिसमें बिग फोर में आपका अर्नेस्ट एंड यंग आ जाता है, KPMG आ जाता है ना, डेलॉइट आ जाते हैं, और आपका ये PwC वाली कंपनी आ जाती है। तो ये सब कंपनियों का लोग सपना देखते हैं भाई कि इनमें से मुझे इंटर्नशिप मिल जाए तो मजा ही आ जाएगा, क्योंकि इसमें स्टाइपेंड अच्छा मिल जाता है ना, स्टाइपेंड, सॉरी, टाटा स्टील हो गया, ये सब कंपनियों को ये लोग चाहिए होते हैं। पर CA बन जाओगे तो आपकी क्रेडिबिलिटी बहुत बढ़ जाती है। उसके बाद अगर हम बात करें इनका रोल क्या होता है, भाई ऑब्वियस सी बात है फाइनेंस को कंट्रोल कर रहे हैं तो ऑब्वियस सी बात है सुपरवाइज करना पड़ेगा किसको, अकाउंटिंग को, और कंप्लायंसेस को देखना पड़ेगा। कंप्लायंसेस एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल होता है एक CA के लिए, किसी भी चीज को मैनेज करना, सही हो रही है गलत हो रही है, वो CA को देखना पड़ता है। इसके बाद जो हम बात करने वाले हैं इस व्यक्ति की, कौन है ये, संदीप महिंद्रो जी, जो कि फाइनेंस कंट्रोलर है हमारे इन्फोसिस। आजकल बड़ा इन्फोसिस चर्चा में था कि 70 घंटे हफ्ते में काम करना चाहिए, नहीं वो एक अलग बात है, पर चर्चा में आया होगा। तो ये जो इन्फोसिस के हैं हमारे, ये इन्फोसिस में काम करते हैं और ये वहाँ के फाइनेंस कंट्रोलर हैं। इनकी सैलरी भी अच्छी खासी है, मुझे इसकी नॉलेज नहीं है तो वो आपको मैं नहीं बताऊंगा। ये जॉब ना बहुत कम लोगों को पता है, जिसके बारे में मैं बताने वाला हूँ, फॉरेंसिक ऑडिटर। फॉरेंसिक जैसे कि आपने CID देखा होगा, CID के अंदर डॉक्टर सालू के होते हैं, वो फॉरेंसिक होते हैं, वो जांच करते हैं ना किसी चीज की बहुत डीप जाके, ये सही हुआ है गलत हुआ है, किसके थ्रू हुआ है, किसकी अब स्कल मिल जाता है तो वो किसका है। तो उसी तरीके से यहाँ पर क्या होता है, फॉरेंसिक ऑडिटर भी वही काम करता है, बट वो ऑब्वियस सी बात है केमिकल वगैरह नहीं देखता है। ऑडिट का मतलब हो गया कंपनी के कंप्लायंसेस को जाके चेक करता है, कंपनी में क्या चीजें सही हो रही है, क्या कंपनी ने जो अपने अकाउंट पेश करे वो सही है, कंपनी के जो एक्सपेंसेस हैं वो क्या लीगल तरीके से दिखाए गए हैं, कोई इलीगल तरीके से एक्टिविटीज तो नहीं हो रही है, तो वो सब चीजें यहाँ पर बात करते हैं। वही मैंने आपको बताया, इन्वेस्टिगेट फाइनेंशियल फ्रॉड्स। ऑब्वियस सी बात है, जैसे आप लोगों ने सुना होगा अब हर्षद मेहता का जो स्कैम था वो तो खैर अलग हो गया, पर स्कैम बहुत सारे सुनने, किंगफिशर में अभी हमने सुनने को मिला था, ठीक है, विजय माल्या जी, नीरव मोदी, मैं जी क्यों बोल रहा हूँ यार, मैं सॉरी, जी तो बोलना बनता नहीं है, जो काम उन्होंने करा था, विजय माल्या, ठीक है। तो वही बात है, यहाँ पे इनकी सैलरी भी अच्छी खासी होती है। और हायरिंग की बात करें तो ये यहाँ पर जो कंपनी इनको हायर करती है वो आप देख सकते हो, फॉरेंसिक ऑडिटर में गवर्नमेंट का बड़ा इन्वॉल्व आ जाता है, हर जगह आता है बट इसमें जरूर आता है सेबी, RBI और CBI। ये क्यों करेंगे, क्योंकि ऑब्वियस सी बात है फ्रॉड की जो जिम्मेदारी होती है सेबी की ही तो होती है, ठीक है। अगर वो सही हो रहा है गलत हो रहा है, बिल्कुल भाई, सिक्योरिटी एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया जो भी आप कहते हो इसे, RBI, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, ये सब नहीं देखेंगे तो कौन देखेगा। बाकी कंपनियों को भी देखना होता है कि वो सही कर रही हैं गलत कर रही हैं, तो उनके लिए भी लोग करते हैं। तो यहाँ पर डेलोइट और EY, ये सब ये जो बड़ी बड़ी कंपनियां होती है यही काम करती है कि सर आप नहीं कर सकते, कोई बात नहीं, हम आपकी कंपनी का काम करवाएंगे और एक ट्रांसपेरेंट और एक बढ़िया तरीके से करवाएंगे। तो प्राइवेट में भी रिक्वायरमेंट होती है, गवर्नमेंट की भी रिक्वायरमेंट होती है। कुछ बच्चे कहते हैं सर सरकारी नौकरी लग जाए, आप CA भी बन गए, सरकारी नौकरी भी लग गई। तो यहाँ पर इस चीजें कुछ इस तरीके से काम करती है, वो एक अलग एस्पेक्ट है कि आपको करना है या नहीं करना है, मैं डिस्कस कर रहा हूँ होता क्या क्या है। इसके बाद आखिरी जो सबसे हाईएस्ट पेइंग जॉब होती है 5वें नंबर पर, वो होती है हमारी रिस्क मैनेजर। अब रिस्क मैनेजर नाम से पता लग रहा है कि भाई वो रिस्क को मैनेज करेगा, ठीक है। अब यहां पर हम बात करें, इसकी सैलरी 18 to 35 LPA होती है। देखो ये रेंज है, इससे ज्यादा भी हो सकती है, इससे कम तो होना बहुत मुश्किल है, पर इससे ज्यादा ही होती है,
ठीक है। हायरिंग कंपनी, इसमें आपकी LIC आ जाती है, बैंक्स आ जाते हैं, और भी स्टैंडर्ड चार्टर्ड बैंक भी चाहिए, तो रिलायंस में भी कहीं ना कहीं रिस्क मैनेजर की जरूरत पड़ती है। तो हर जगह पर हर तरीके के लोगों की जरूरत पड़ती है जब बड़ी कंपनियों की बात होती है। वहीं अगर हम इस रोल की बात करें, आइडेंटिफाई एंड मिटिगेट्स फाइनेंशियल रिस्क, सीधी सी बात है, रिस्क मैनेजर के नाम से पता लग रहा है कि उसको कंपनी में जो रिस्क होते हैं किसी इन्वेस्टमेंट के अंदर, उसको आइडेंटिफाई करना कि यार ये प्रोडक्ट लॉन्च करने में फायदा है या नहीं है। जैसे कि अगर मोटा भाई की बात करें, अभी उन्होंने कैंपा लॉन्च करी है, क्या उनको नहीं पता कोकोला कंपटीशन में है या नहीं है, क्या पेप्सी है या नहीं है? तो ऑब्वियस सी बात है वो प्रॉपर एक रिस्क को एनालिसिस करके ही मार्केट में एंटर हुए होंगे ना, तो रिस्क मैनेजर का वहां पे बड़ा रोल आ जाता है। इसके अलावा भी बहुत सारी कंपनीज होती हैं, सॉरी बहुत सारी जॉब्स होती हैं, जैसे कि अगर मैं आपसे बात करूं, और भी पॉपुलर जॉब है जिसमें सैलरी एक अच्छी खासी होती है, जिसमें आपका टैक्स कंसल्टेंट हो जाता है। जैसे कई बार क्या होता है, हमने सीए तो कर ली पर सारे सब्जेक्ट पे उतनी कमांड है नहीं मेरी, ठीक है, तो आप लोगों को कैसे अच्छा लगेगा कि भाई मैं एक पर्टिकुलर नीश में अच्छा था, लाइक मैं टैक्स में बहुत अच्छा था, तो आप टैक्स कंसल्टेंट बन सकते हो। ऑडिटर में मैं अच्छा हूं, इंटरनल और एक्सटर्नल ऑडिटर बन सकते हो। फाइनेंस में मैनेजर बन सकते हो, ये आपके बैंक में भी जा सकते हो। बैंकिंग एंड लोन एक्सपर्ट बन सकते हो, और पोर्टफोलियो मैनेजमेंट बन सकते हो अगर आपका स्टॉक मार्केट के अंदर इंटरेस्ट है। तो ऑब्वियस सी बात है, छोटी छोटी जॉब्स है पर ये इंपैक्ट बहुत बड़ा डालती हैं, ठीक है भाई। इसके अलावा अगर आप लोग सीए कर रहे हो तो सीए के बाद ऑब्वियस सी बात है आप एक बढ़िया व्यक्ति बनकर निकलते हो, लेकिन किसी भी जगह पर किसी भी जॉब के अंदर, जो भी हमने फाइनेंस की बात करी हो चाहे इन्वेस्टमेंट की बात करी हो, यहां पर स्किल क्या रिक्वायर्ड होती है? ऑब्वियस सी बात है आप एनालिटिकल थिंकिंग के होने चाहिए, फाइनेंस की नॉलेज आपको होनी ही चाहिए, और जो आपका तीसरा है वो मैनेजमेंट की नॉलेज आपको जरूर होनी चाहिए। ये तीन चीजें जिस व्यक्ति के अंदर आती है वो हर तरीके की चीजों को मैनेज कर सकता है। और सिर्फ इतना ही नहीं, यहां पर एक लास्ट आपसे मैं पॉइंट कहने वाला हूं कि अगर आप हाई पेइंग करियर की तरफ जाना चाह रहे हो तो आपको ये वाली चीजें जो मैंने अभी आपको एक सर्कल बनाकर बताई, सेमी सर्कल, कि भाई आपको बिल्कुल एक प्रैक्टिकल एस्पेक्ट से सोचना आना चाहिए, फाइनेंस की एक कंप्लीट नॉलेज होनी चाहिए, और एक आपके अंदर मैनेजर वाला, लाइक आपका मैनेजमेंट बड़ा बढ़िया प्यारा होना चाहिए, तो मैनेजरियल स्किल आपकी काफी ज्यादा अच्छी होनी चाहिए। तो मेरे जो भी 11वीं 12वीं या सीए इंटरमीडिएट या सीए फाउंडेशन के बच्चे इस वीडियो को देख रहे हैं, तो भाई अभी से जो भी चीज आप पढ़ रहे हो, जो भी आपके आगे काम आने वाले, उसको ऐसे पढ़ो कि आप प्रैक्टिकल लाइफ में इंप्लीमेंट कर पाओ, क्योंकि कोई भी रट्टे वाली चीज नहीं है, कुछ चीजों को छोड़ दिया जाए बहुत माइनर लेवल पे। तो आई होप ये वीडियो आप लोगों को अच्छी लगी होगी, तो अपने दोस्तों के साथ शेयर करिए, उन्हें बताइए कि भाई इस पोस्ट पे बोलते हैं ना, सीएफओ तू बन जाइयो, रिस्क मैनेजर मैं बन जाऊंगा, पोर्टफोलियो तू मैनेज कर लियो, सारे भाई एंजॉय करेंगे, पैसा ही पैसा होगा। ठीक है भाई, चलिए बाय बाय, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, टेक केयर गाइस।